वेलकम स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन तक डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन की बात करते हैं। ठीक है, तो लिखिए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन, तो इसमें पहला रिएक्शन लिखेंगे हम लोग, रिएक्शन विथ HX। रिएक्शन विथ HX। HX मतलब हम यहाँ बात कर रहे हैं HI की, HBr की और HCl की बात करें। इनका रिएक्शन एल्कीन पे डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो एक एक एग्जांपल से हम समझाएं आपको। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसका रिएक्शन आप फॉर एग्जाम्पल HBr के साथ करा रहे हैं। ठीक है, तो HBr ब्रेक करेगा H प्लस प्लस Br माइनस में। ठीक है, अब इसको जल्दी से हम समझाएं। H प्लस प्लस Br माइनस में ब्रेक किया HBr, या HX ब्रेक किया H प्लस प्लस X माइनस में। यहाँ H प्लस आपका क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। अब यहाँ पहला क्वेश्चन ये है कि एल्कीन पे अटैक करने कौन आएगा। ठीक है, यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन पे अटैक करने कौन आएगा, तो ऑब्वियस सी बात है, हमने इससे पहले इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल का टॉपिक में क्या डिस्कशन किया था कि ये लूजली हेल्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि क्या होते हैं, लूजली हेल्ड होते हैं। ठीक है, तो ये किसकी तरह बिहेव करते हैं, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। तो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। तो ये न्यूक्लियोफाइल किसको अट्रैक्ट करेगी, इलेक्ट्रोफाइल को। ठीक है, तो अगर मान लीजिए हम बॉन्ड की अगर बात करें, तो बॉन्ड को सपोज हमने ब्रेक किया इधर। ठीक है, तो यहाँ निगेटिव चार्ज आने लगेगा और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आने लगेगा, हेटेरोलिटिक क्लीवेज है। तो इस निगेटिव चार्ज पे हम H प्लस को अटैच करा देंगे। ठीक है, फिर से ये बॉन्ड इधर टूट रहा है, यहाँ निगेटिव चार्ज डेंसिटी आ रही है, उस पर इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया और निगेटिव चार्ज पे H प्लस को जोड़ दिया। तो जो सिचुएशन अटैच होने के बाद बनेगी उसको हम लोग बनाएंगे। तो आपका सिचुएशन कुछ ऐसा बन गया, CH3CH, यहाँ आपका प्लस हो गया और यहाँ आपका CH3 हो गया। समझ में आ रही बात। ठीक है, बॉन्ड इधर ब्रेक किया, यहाँ आपका निगेटिव चार्ज आने लगेगा, तो उस पर आप H प्लस जोड़ देंगे। एक तो ये सिचुएशन हो गई। दूसरी सिचुएशन आप ये सोच सकते थे कि सर इसका रिवर्स करते, अगर कि अगर बॉन्ड को हम इधर तोड़ते तो इधर निगेटिव चार्ज आता और H प्लस को यहाँ जोड़ते। जैसे अगर उसको हम नीचे समझाएं कि भाई दूसरी सिचुएशन क्या हो जाती, ये H प्लस को आप, ये बॉन्ड इधर टूटता और H प्लस को इस पे अप्रोच करा देते, तो यहाँ CH2 हो जाता और पॉजिटिव चार्ज इस पे बच जाता। समझ में आ रही बात। तो अगर उस सिचुएशन को हम बनाएं रिवर्स, तो रिवर्स सिचुएशन आपकी ये हो जाती कि CH3 CH2 प्लस। ठीक है, ये हो जाता। लेकिन आपको पता है कि इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है, इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है, ये, क्योंकि ये क्या है 2 डिग्री कार्बोकैटायन और ये क्या है 1 डिग्री कार्बोकैटायन है। इसमें अल्फा हाइड्रोजन 2 है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन क्या है 6 है। तो ये आपका क्या है, मोर स्टेबल है। ये आपका क्या है, मोर स्टेबल है। यानी हम इसी की बात करेंगे, इसकी बात नहीं करेंगे। ये रिलेटिवली क्या हो जाएगा, लेस स्टेबल हो जाएगा। समझ में आ रही बात। ये लेस स्टेबल, ये मोर स्टेबल। तो इसका मतलब बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक करेंगे और इलेक्ट्रोफाइल को इस तरीके से अटैच करेंगे कि जो बीच में इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बन रहा है वो ज्यादा स्टेबल हो। ठीक है, इस अच्छा बीच में जो बना है इसको इंटरमीडिएट बोलते हैं। ठीक है, इंटरमीडिएट जो कार्बोकैटायन कार्बोनाइन फ्री रेडिकल बीच में बनते हैं, हाईली एनर्जेटिक शॉर्ट लिव्ड स्पीसीज, उनको हम लोग इंटरमीडिएट बोलते हैं। अच्छा, पहला ही स्टेप जिसमें कार्बोकैटायन बना है वही क्या होता है, आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी होता है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ अप्रोच कौन करेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो जो Br माइनस निकला है, अब Br माइनस न्यूक्लियोफाइल है और ये इस पे जाके क्या करेगा, अटैच हो जाएगा। यानी फाइनली जो आपका स्ट्रक्चर मिलेगा CH3CH और यहाँ क्या हो गया, Br हो गया और यहाँ क्या हो गया, CH3 हो गया। समझ में आ रही बात। तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बन गया। अच्छा, अगर आप यहां अटैचमेंट करते, ठीक है, तो ब्रोमीन कहां लगता, किनारे लगता, लेकिन वो प्रोडक्ट हमने नहीं बनाया, या वो प्रोडक्ट माइनर प्रोडक्ट के रूप में बन सकता है। मेजर प्रोडक्ट तो आपका यही होगा। ठीक है, तो ये आपका मेजर प्रोडक्ट होगा और मेजर प्रोडक्ट की ही डिस्कशन हम लोग करने जा रहे हैं। माइनर प्रोडक्ट की कोई बात यहाँ नहीं होने जा रही है। ठीक है, तो इसका मतलब फिर से जरा इस पर कंसंट्रेट किया जाए
कि पहली बात तो एल्कीन पे अप्रोच कौन करेगा, इलेक्ट्रोफाइल अप्रोच करेगा। क्यों एल्कीन पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने आएगा, Br- क्यों नहीं अटैक करने आएगा? तो आप इसका जवाब क्या देंगे कि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को Br- से रिपल्शन होगा, Br- इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से रिपेल रहेगा। समझ में आ रही बात? तो वो अप्रोच यहाँ नहीं करने जा रहा। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अप्रोच कौन करेगा, जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। तो हमने इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल में आपको बताया भी था कि एल्कीन की जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, या एल्काइन की जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, या बेंजीन की जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करती है और जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है वो उस पर जाके अटैक करता है। तो आपका ये बन गया। तो इसका मतलब यहाँ जो रूल है रिएक्शन कराने का कि पाई बॉन्ड को इस तरीके से ब्रेक किया जाए और इलेक्ट्रोफाइल को इस तरीके से अटैच किया जाए कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में स्टेबल कार्बोकैटायन बने। समझ में आ रही बात? इन दोनों में ज्यादा स्टेबल क्या है, ये है। तो बॉन्ड को उधर ब्रेक किया और इलेक्ट्रोफाइल को इस तरीके से अटैच किया ताकि मोर स्टेबल कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बने। इसकी बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस रूल को लिख लेते हैं। बॉन्ड इज ब्रोकन, bond is broken and electrophile, bond is broken and electrophile is attached such that more stable carbocation is formed as intermediate. Bond is broken and electrophile is attached such that more stable carbocation is formed as intermediate. ये आपका रूल होगा जिसको फॉलो करके आप प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है। ये तो मैकेनिज्म की बात हो गई। अच्छा, अब दूसरी बात ये समझी जाए कि यहां एक दो पॉइंट हैं जिनको समझने के लिए एक पॉइंट डिस्कस करें हम। ठीक है, एक टर्म आता है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है, इसको समझा जाए। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 हम बना दे, या हम बना दे CH2 डबल बॉन्ड CH, यहां CH3 बना दे, या कोई एल्किल ग्रुप लगा दे, यहां R लिख दिया हमने, यहां आपका R लिख दिया, ठीक है। या दो एल्किल ग्रुप लगा दें, CH2 डबल बॉन्ड CH, ठीक है। दोनों ही हाइड्रोजन हटा के हम एल्किल ग्रुप्स लगा दें, R हो गया, यहाँ क्या आपका R हो गया, ठीक है। तो इसकी अगर बात करें तो इसको हम कहते हैं नो सब्स्टिट्यूशन। इसमें कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं। सब्स्टिट्यूशन का सिंपल मतलब हाइड्रोजन हटा के कुछ लगा दीजिए, एल्किल ग्रुप लगा दीजिए या कोई भी ग्रुप लगा दीजिए, हाइड्रोजन वहां नहीं रहना चाहिए, हाइड्रोजन आपने हटा दिया। तो इसमें तो मैक्सिमम हाइड्रोजन है तो कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है। इसमें देखा जाए एक हाइड्रोजन यहाँ कम हो गया, आपने कोई ग्रुप लगा दिया यहाँ, तो इसको क्या बोलेंगे, मोनो सब्स्टिट्यूटेड। मोनो सब्स्टिट्यूटेड। और ये क्या हो गया, डाई सब्स्टिट्यूटेड। डाई सब्स्टिट्यूटेड। इसी तरीके से चार हाइड्रोजन इसके पास है तो चारों हटा दीजिए। जैसे ऐसा सिचुएशन बन गया कि भाई यहाँ R हो गया, R हो गया, R हो गया, और यहाँ भी क्या हो गया, R हो गया, तो ये क्या हो गया आपका टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड, ठीक है। टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड, टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो ये तो इंडिविजुअल एल्कीन की बात हो गई कि भाई एल्कीन में मोनो सब्स्टिट्यूशन, डाई, ट्राई और मैक्सिमम और टेट्रा सब्स्टिट्यूशन तक जा सकते हैं। मतलब चारों हाइड्रोजन आपने एल्कीन के हटा दिए और कोई कोई ग्रुप आपने अटैच कर दिया। समझ में आ रही बात। अच्छा, किसी एल्कीन में जैसे इन दोनों कार्बन की बात करें, ये आपका फर्स्ट हो गया, ये आपका सेकेंड हो गया, तो इनमें भी आप डिस्कशन कर सकते हैं कि फर्स्ट कार्बन की तुलना में सेकेंड वाला कार्बन ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है। सिंपल सी बात समझिए कि यहाँ दो हाइड्रोजन है और यहाँ क्या एक भी हाइड्रोजन नहीं है। या यहाँ देखिए इसमें और इसमें ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड कार्बन या ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड साइट कौन सी है, तो ये ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड साइट है और लेस सब्स्टिट्यूटेड साइट है। यहाँ कोई सब्स्टिट्यूशन आपने किया है नहीं किया है, ठीक है। तो मतलब फर्स्ट और सेकंड में क्या है, सेकंड इज मोर सब्स्टिट्यूटेड देन फर्स्ट, ठीक है। ये पॉइंट मेरे ख्याल से समझ में आ रहा है। जैसे इन दोनों को आपने कंपेयर किया तो ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड, ये डाई सब्स्टिट्यूटेड। इस एल्कीन में ये दोनों साइड्स को आपने कंपेयर किया तो इसमें कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं, जबकि ये डाई सब्स्टिट्यूटेड है। दिस इज मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड। अच्छा, इस तरीके से भी समझिए जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड साइट होगी वहां हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी, कम होगी।
समझ में आ रही बात? तो जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड साइट होगी, सब्स्टिट्यूशन मतलब हाइड्रोजन हटा के कुछ लगा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वहां हाइड्रोजन की संख्या घट जाएगी। ठीक है, तो बस ये कंसेप्ट समझिए। अच्छा, इतना डिस्कशन के बाद एक बेसिकली हम लोग रूल डिफाइन करने जा रहे हैं, उसी के विषय में डिस्कशन करने जा रहे हैं। एक रूल आता है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे जब रिएक्शन कराया जाता है, HX का रिएक्शन कराया फॉर एग्जांपल, तो एक रूल आता है मार्कोनिकोव एडिशन का। मार्कोनिकोव एडिशन, तो रूल क्या है? इन एन अनसिमेट्रिकल एल्कीन during addition of HX या HX या कोई भी इन जनरल जो भी एडिशन हम कराना चाह रहे हैं, ठीक है, तो ड्यूरिंग एडिशन ऑफ HX निगेटिव पार्ट ऑफ द एडिंग मॉलिक्यूल goes to more substituted site। फिर से समझिए ये रूल क्या है बेसिकली। तो काफी समय पहले मार्कोनिकोव साइंटिस्ट ने ढेर सारे एल्कीन्स पे, अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स पे एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, एडिशन ऑफ HX की बात किया या जो भी एक्सपेरिमेंट उन्होंने परफॉर्म किया, और जो प्रोडक्ट उनको मिला, प्रोडक्ट की एनालिसिस किया और फिर रूल दिया कि भाई आप इसमें ध्यान से देखिए, ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है और Br- आया कहां है? फाइनली Br- इस कार्बन पे अटैच हुआ है, इस कार्बन पे, और ये कार्बन इसकी तुलना में क्या है? ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड। फर्स्ट और सेकंड में कौन सा कार्बन ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है? फर्स्ट वाला। यहां लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। समझ में आ रही बात? तो निगेटिव पार्ट ऑफ द एडिंग मॉलिक्यूल गोज टू दैट कार्बन विच इज मोर सब्स्टिट्यूटेड। ठीक है, तो इन एन अनसिमेट्रिकल एल्कीन निगेटिव पार्ट ऑफ द एडिंग मॉलिक्यूल गोज टू दैट कार्बन विच इज मोर सब्स्टिट्यूटेड। ये उनका रूल था। तो मोर सब्स्टिट्यूटेड मतलब कंटेनिंग लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, कंटेनिंग लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, कंटेनिंग लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। फिर से समझा जाए, क्या हम लोग रिएक्शन मार्कोनिकोव से प्रोडक्ट बनाते नहीं? हम लोग मार्कोनिकोव से प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं। हम लोग का जो प्रोडक्ट बनाने का तरीका है वो तो बड़ा सिंपल है। हम लोग बॉन्ड को इस तरीके से ब्रेक करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल को इस तरीके से अटैच करेंगे कि मोर स्टेबल कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट हम लोग को मिले। ठीक है, मार्कोनिकोव ने जो रूल दिया वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनालिसिस करके दिया। समझ में आ रही बात? मैकेनिज्म की चर्चा उन्होंने नहीं की, रिएक्टेंट देखा, प्रोडक्ट देखा और फिर उन्होंने रूल डिफाइन कर दिया कि निगेटिव पार्ट ऑफ द एडिंग मॉलिक्यूल इन एन अनसिमेट्रिकल एल्कीन गोज टू दैट कार्बन विच कंटेन्स लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन और विच इज मोर सब्स्टिट्यूटेड। तो मार्कोनिकोव रूल आप स्टेटमेंट के फॉर्म में बोल पाए, और स्टेटमेंट ना याद हो तो एक आप रिएक्शन लिख लीजिएगा और उस पर आप, ठीक है, डिफाइन कर लीजिएगा अपने से मार्कोनिकोव एडिशन। देखा जाए, एक दो क्वेश्चन करके हम लोग समझते हैं। ठीक है, देखा जाए, जैसे कुछ क्वेश्चंस अगर लिखे हम,
ठीक है, आप इन सभी पे HX का रिएक्शन करा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल HBr का एडिशन करा रहे हैं, ठीक है, HX का रिएक्शन HiHBr HCl का रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक है। तो फिर से वही बात कि एल्कीन पे आप रिएक्शन करा रहे हैं, H+ की बात कर रहे हैं, तो H+ आपको यहां से मिला आपको, और H+ एज एन इलेक्ट्रोफाइल पहले अप्रोच करेगा। तो जो आपने कंसेप्ट सीखा कि भाई या तो हाइड्रोजन इस पे आएगा या तो हाइड्रोजन इस पे आएगा, इस बॉन्ड का हेटेरोलिटिक क्लीवेज होना है। तो अगर यहाँ हाइड्रोजन आया तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन आया तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, दोनों ही बना के एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका H+ क्या है यहाँ, इलेक्ट्रोफाइल। तो देखा जाए CH3 CH+ NH, यहाँ आपका CH3, और इसके साथ और क्या बनेगा, CH2+, ठीक है, यहाँ CH2, यहाँ आपका NH और यहाँ आपका CH3। तो दो कार्बोकैटायन की पॉसिबिलिटी इसमें दिख रही है, ठीक है। तो कौन सा कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है उसको बनाया जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, इन दोनों कार्बोकैटायन में ऊपर वाला कहीं ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के बगल में लोन पेयर है, यहाँ बैक बॉन्डिंग होगी, तो इट इज हाईली स्टेबल। तो आपका क्या बन गया, CH3 CH डबल बॉन्ड N पॉजिटिव H और CH3, ठीक है। तो ये बैक बॉन्डिंग से स्टेबलाइज्ड है, यानी रेजोनेंस से स्टेबलाइज्ड है, समझ में आ रही बात। तो इसकी बात हम लोग नहीं करेंगे, इट इज मोर स्टेबल बिकॉज ऑफ बैक बॉन्डिंग, हाईली स्टेबल कार्बोकैटायन, समझ में आ रही बात। तो अब जो हाईली स्टेबल कार्बोकैटायन दिख रहा है उस पर आप Br- अटैच कर लीजिए, यानी फाइनली आपका क्या बन गया, CH3 CH, यहाँ Br हो गया, यहाँ NH हो गया, और यहाँ आपका CH3 हो गया। फाइनली प्रोडक्ट की अगर आप एनालिसिस करेंगे ध्यान से, तो जो Br गया है फाइनली वो कहाँ गया है, यहाँ पे मोर सब्सटीट्यूटेड साइड पे ब्रोमीन आया है, और हाइड्रोजन आपका यहाँ आया है, समझ में आ रही बात। जैसे इसको इस तरीके से भी बोला जाता है, हाइड्रोजन वहां जाता है जहां पहले से ज्यादा हाइड्रोजन है, मार्कोनिकोव को अगर डिफाइन किया जाए तो ऐसे भी बोला जाता है कि रिच बिकम्स रिचर, जहां पहले से ज्यादा हाइड्रोजन है वहां और हाइड्रोजन आ जाएगा, समझ में आ रही बात। तो ऐसे भी डिफाइन करते हैं लोग। तो हमारा मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया। तो ये जो प्रोडक्ट आपको मिला है, जो मेजर प्रोडक्ट आपको मिला है, तो हम बोलते हैं कि ये मार्कोनिकोव का प्रोडक्ट मिला आपको, मार्कोनिकोव के थ्रू ये एडिशन हुआ और मार्कोनिकोव का आपको प्रोडक्ट मिला, ठीक है। और वही काम जरा नीचे किया जाए, तो यहां भी आपने HBr का रिएक्शन कराया, यहां भी हम दो कार्बोकैटायन आपको बनाए सेम एग्जैक्टली उसी पैटर्न पे। तो आपका CH3 CH+, और इसको अगर हम ओपन कर दें C डबल बॉन्ड H, और दूसरा आपको कार्बोकैटायन क्या मिला है, CH2+, CH2 C डबल बॉन्ड हुआ आपका H। ये दो कार्बोकैटायन यहां दिख रहा है। अब अगेन इन दोनों कार्बोकैटायन में कौन ज्यादा स्टेबल है, तो अगेन इसमें गलती नहीं करना है आपको। ये वाला कार्बोकैटायन क्या है, हाईली अनस्टेबल है, हाईली अनस्टेबल। व्हाई इट इज हाईली अनस्टेबल, ठीक है, क्योंकि कार्बोनिल के बगल में पॉजिटिव चार्ज वेरी स्ट्रॉन्ग -I इफेक्ट से हाईली डिस्टेबलाइज्ड हो जाएगा, तो इसकी बात नहीं करेंगे, समझ में आ रही बात। ये बेकार है हमारे लिए, हमेशा याद रखिएगा। NO2 जैसे ग्रुप, ठीक है, CN जैसे ग्रुप या CHO जैसे ग्रुप, जो जबरदस्त इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप होते हैं, उनके बगल में हम पॉजिटिव चार्ज नहीं ला सकते। कुछ लोग कहते हैं कि सर यहाँ तो रेजोनेंस है, ये देखिए डबल बॉन्ड है और ये पॉजिटिव चार्ज है, इसको इधर तोड़ के यहाँ बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है। तो अगर आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका बनाएंगे, यहाँ बगल में बना के दिखाएं हम, तो आप कुछ ऐसा बनाएंगे, CH3 CH डबल बॉन्ड C, यहाँ O+ हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। समझ में आ रही बात। आपने क्या किया, इस पाई बॉन्ड को तोड़ दिया पॉजिटिव चार्ज की तरफ, यहाँ बॉन्ड बन गया, ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज। और ऐसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम नहीं बना सकते, क्योंकि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज विथ इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, ये बेकार स्ट्रक्चर है हमारे लिए, ठीक है। तो दिस कार्बोकैटायन इज नॉट रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, इवन इट इज हाईली डिस्टेबलाइज्ड बाय द -I इफेक्ट ऑफ द कार्बोनिल। तो उसकी तुलना में तो ये ठीक है, क्योंकि यहाँ -I इफेक्ट थोड़ा कम लगेगा, समझ में आ रही बात। तो इसका मतलब ये तो बेकार है, तो रिलेटिवली यही ठीक है, तो यहाँ फिर Br- अटैच करा दीजिए, यानी आपका प्रोडक्ट क्या बन गया, CH2 Br CH2 C डबल बॉन्ड O, और आपका क्या हो गया, H हो गया। तो यही आपका क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट। मेजर प्रोडक्ट तो आपका यही बनने जा रहा है, समझ में आ रही बात। तो इसका मतलब ये तो गड़बड़ हो गया,
मोर सब्सटीट्यूटेड साइड तो ये थी और ये लेस सब्सटीट्यूटेड साइड थी। मोर सब्सटीट्यूटेड मतलब लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, और ब्रोमीन आया कहाँ फाइनली, लेसर सब्सटीट्यूटेड साइड पे आया। इसका मतलब जो प्रोडक्ट आपको मिला वो अपोजिट टू मार्कोनिकोव मिला, इसका मतलब एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट आपको एज अ मेजर प्रोडक्ट मिला है। तो यहां जो एडिशन हुआ वो क्या हुआ आपका, एंटी मार्कोनिकोव। ठीक है, ये एंटी मार्कोनिकोव एडिशन होगा इसमें। यानी डायरेक्ट यहां से सवाल पूछा जाता है कि इसमें जो एडिशन होगा वो मार्कोनिकोव होगा कि एंटी मार्कोनिकोव, तो आप बोलेंगे एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट हमको मिलने जा रहा है, एंटी मार्कोनिकोव एडिशन होने जा रहा है। फिर से यहां देखिए, यहां भी वही बात है, क्या यहां पॉजिटिव चार्ज आएगा, नहीं, पॉजिटिव चार्ज कहां आएगा, यहां आएगा, तो हाइड्रोजन को यहां अटैच करेंगे। समझने की कोशिश करिए, बॉन्ड ऐसे टूटेगा, H प्लस आपका कहां आएगा, यहां आएगा, सच दैट यहां पॉजिटिव चार्ज आपको मिले, इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन, और यहां आपका क्या फाइनली अटैच हो जाएगा, Br माइनस अटैच हो जाएगा। अगर मान लीजिए हम लोग HBr से रिएक्शन करा रहे हैं तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, CH2Br। ठीक है, यहाँ आपका CH2 और यहाँ आपका NO2, मान लीजिए ओपन करके दिखाएं हम। फिर से बताएं कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज आप NO2 के बगल में नहीं ले आ सकते थे, इसीलिए जो ब्रोमीन लगा वो लेस सब्सटीट्यूटेड साइड पे लगा। इसका मतलब यहाँ भी आपको क्या मिल रहा है, एंटी मार्कोनिकोव एडिशन मिल रहा है। और CF3 इज ऑल्सो वेरी पावरफुल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बाय इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट। CF3 का जबरदस्त माइनस आई इफेक्ट है, तो अगेन कार्बोकैटायन उसके बगल में आप नहीं बना सकते। इसका मतलब यहाँ भी बॉन्ड कैसे टूटेगा, बॉन्ड इधर टूटेगा ताकि H प्लस आपका यहाँ अटैच कर जाए और फाइनली Br माइनस यहाँ अटैच करेगा। इसका मतलब यहाँ भी जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो एंटी मार्कोनिकोव एडिशन को फॉलो करेगा, या जो प्रोडक्ट होगा वो एंटी मार्कोनिकोव एडिशन का होगा, नॉट अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव। तो फिर से फाइनली इस बात को समराइज कर लिया जाए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आइडियाज हैं, पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन मार्कोनिकोव प्रोडक्ट देगा एज अ मेजर प्रोडक्ट और कौन एंटी मार्कोनिकोव। तो फिर से मार्कोनिकोव रूल क्या है, निगेटिव पार्ट वहां जाएगा जो मोर सब्सटीट्यूटेड साइड है विच कंटेन्स लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। लेकिन प्रोडक्ट बनाने का तरीका क्या होता है, बॉन्ड इज ब्रोकन एंड इलेक्ट्रोफाइल इज अटैच सच दैट मोर स्टेबल कार्बोकैटायन इज फाउंड एज इंटरमीडिएट विच विल गिव द मेजर प्रोडक्ट। समझ में आ रही बात। और CHO जैसे ग्रुप, NO2 जैसे ग्रुप, CF3 जैसे ग्रुप के बगल में पॉजिटिव चार्ज हम लोग नहीं ले आ सकते। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये पॉइंट आपको समझ में आ गया, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए अब हम लोग अलग से एक हेडिंग पढ़ते हैं, एंटी मार्कोनिकोव एडिशन। एंटी मार्कोनिकोव एडिशन या इसी को पेरोक्साइड इफेक्ट या इसी को खेरेश इफेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिस्ट के नेम के आधार पे इसको खेरेश इफेक्ट भी बोला जाता है। तो एंटी मार्कोनिकोव एडिशन, पेरोक्साइड इफेक्ट या खेरेश इफेक्ट, ये क्या है जरा समझा जाए। कि अगर आपने एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन लिया, अनसिमेट्रिकल एल्कीन, उस पर रिएक्शन करा रहे हैं HBr का इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। पेरोक्साइड मतलब यहां ऑक्सीजन ऑक्सीजन का पेरोक्सिल लिंकेज दिख रहा है, समझ में आ रही बात। तो ऐसे कंपाउंड्स को पेरोक्साइड बोलेंगे, या इसको अगर शॉर्ट में लिखना हो तो R2O2। इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड आपने रिएक्शन कराया तो जो प्रोडक्ट आपको मिलता है, ठीक है, यहां डैश कर लिया, तो प्रोडक्ट जो आपको मिलेगा CH2
CH2 और यहाँ Br लग जाएगा, ठीक है। इसका मतलब, ठीक है, देखिए हमेशा मेजर प्रोडक्ट का डिस्कशन चल रहा है, इस बात को समझिएगा। तो जो आपको मेजर प्रोडक्ट मिलता है उसमें ब्रोमीन कहाँ मिलता है, कहाँ लगा हुआ, किनारे लगा हुआ, यानी लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड पे ब्रोमीन लगता है, यानी प्रोडक्ट क्या है, ये एंटी मार्कोनिकोव का प्रोडक्ट है। समझ में आ रही बात? तो ये तो फिर से समझा जाए तो स्टेटमेंट क्या दिया जाता है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन ऑन रिएक्शन विथ HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड गिव्स एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट। ये आपका क्या है, एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट है। समझ में आ रही बात? तो यही हम लोग को प्रोडक्ट मिलता है, यही हमारा क्या है, मेजर प्रोडक्ट है, विच इज एंटी मार्कोनिकोव। अब इसी चीज को हम लोग समझेंगे कि ऐसा क्यों हुआ है। देखिए 2-3 चीजें इसमें समझनी है। अनसिमेट्रिकल एल्कीन का HBr के साथ रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, इट गिव्स एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट एज अ मेजर प्रोडक्ट। दूसरी बात क्या समझनी है कि केवल HBr के साथ ही ये क्यों बोल रहे हैं, HCl, HI या HF इनकी बात क्यों नहीं कर रहे हैं। समझ में आ रही बात? तो इसको हम लोग डिस्कस किया जाएगा। तो ये समझने के लिए पहले हम लोग को इसका मैकेनिज्म समझना पड़ेगा कि भाई किस मैकेनिज्म से रिएक्शन हो रहा है। इसमें जो मैकेनिज्म होता है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में जो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं वही इनिशिएशन, प्रोपोगेशन एंड टर्मिनेशन। तो यहां जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो इनिशिएशन एंड प्रोपोगेशन स्टेप्स हैं। तो इनिशिएशन की अगर बात करें तो जो पेरोक्साइड होता है, पेरोक्साइड की अगर बात करें, ये आपका क्या है, पेरोक्साइड। पेरोक्साइड की खास बात क्या होती है कि जरा सा आप इसको हीट करेंगे या HNO प्रोवाइड करेंगे तो ये बॉन्ड आसानी से होमोलिटिक क्लीवेज कर जाते हैं। पेरोक्सी लिंकेज जो होते हैं वो बड़ी आसानी से होमोलिटिक क्लीवेज कर जाते हैं। तो ये आपका होमोलिटिक क्लीवेज हो गया, थोड़ा सा आपने HNO प्रोवाइड किया या जरा सा हीट किया, बहुत स्ट्रॉन्ग हीटिंग नहीं, ठीक है। तो आपको ये क्या मिल गया, 2 RO डॉट मिल गया। RO डॉट मतलब ये फ्री रेडिकल्स मिल गए, दीज आर फ्री रेडिकल्स, RO डॉट, ठीक है। अब RO डॉट क्या करेगा, RO डॉट HBr के साथ रिएक्शन करेगा, RO डॉट प्लस आपका HBr। अब अगेन यहां बॉन्ड होमोलिटिक क्लीवेज कर जाएंगे, ठीक है, और ये जो RO डॉट है वो H डॉट से जाके जुड़ जाता है, ठीक है। यानी क्या बना लेगा, ROH बना लेगा प्लस Br डॉट खाली हो जाएगा, यानी आपका क्या बन गया, ROH और प्लस आपका Br डॉट खाली हो गया। खाली हो गया मतलब ये फर्दर आगे रिएक्शन करेगा। इसका मतलब यहाँ इनिशिएशन स्टेप 2 स्टेप्स का हुआ। फर्स्ट स्टेप में पेरोक्साइड्स का होमोलिटिक क्लीवेज हुआ, RO डॉट का फॉर्मेशन हुआ, RO डॉट HBr के साथ रिएक्शन किया और ROH प्लस Br डॉट का फॉर्मेशन हो गया। अब प्रोपोगेशन स्टेप की बात होगी। प्रोपोगेशन स्टेप, तो ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया और ये आपका सेकेंड स्टेप हो गया, विच इज प्रोपोगेशन स्टेप। तो प्रोपोगेशन में 2 स्टेप्स होते हैं। अगर हम बोले ऐसे 2A स्टेप, तो 2A स्टेप में जो एल्कीन है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन अगर लिया हमने, सिमेट्रिकल हो चाहे अनसिमेट्रिकल हो, ठीक है, रिएक्शन तो इसी पैटर्न पे होगा। लेकिन हम लोग अनसिमेट्रिकल की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सिमेट्रिकल अगर होगा तो फिर मार्कोनिकोव क्या, एंटी मार्कोनिकोव क्या, वहां डिफाइन नहीं होगा मार्कोनिकोव एंटी मार्कोनिकोव। समझ में आ रही बात? आप कहीं भी अटैच करिए, लेकिन अनसिमेट्रिकल होगा तब आपको आइडिया लगेगा कि भाई ये मार्कोनिकोव प्रोडक्ट बना है कि एंटी मार्कोनिकोव। मार्कोनिकोव, एंटी मार्कोनिकोव अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे डिफाइन किया जाता है। तो Br डॉट आपका रिएक्शन करने आया, तो अब ये Br डॉट कहेगा कि भाई इस बॉन्ड का, पाई बॉन्ड का होमोलिटिक क्लीवेज करा देगा, ठीक है, और इसको यहां आपने अटैच कर दिया। फिर से समझने की कोशिश करिए, ये Br डॉट आया प्रोपोगेशन के 2A स्टेप में, इस बॉन्ड का इसने होमोलिटिक क्लीवेज कराया और Br डॉट अटैच यहां हो सकता है या यहां हो सकता है। अच्छा, यहां अगर अटैच हुआ तो जो सिचुएशन बनेगी वो क्या बनेगी, CH3 CH डॉट CH2 Br, ये सिचुएशन बनी। समझ में आ रही बात? यहां अटैच किया तो,
और अगर यहां अटैच करते तो क्या सिचुएशन बनती, तो सिचुएशन आपकी ये बनती CH3 CH Br और CH2 डॉट। समझिए बात को, Br डॉट को आप यहां अटैच कर सकते हैं, Br डॉट को यहां अटैच कर सकते हैं, लेकिन Br डॉट वहां अटैच करेगा कि सच दैट राइट साइड में ज्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल आपको मिले। और इन दोनों फ्री रेडिकल्स में ज्यादा स्टेबल क्या है, ये 2 डिग्री फ्री रेडिकल है, ठीक है, ये ज्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल है इन कंपैरिजन टू 1 डिग्री फ्री रेडिकल। समझ में आ रही बात? तो इसका मतलब इसको हम यहां से हटा देते हैं, ठीक है, और Br डॉट वहां अटैच होगा जहां से राइट साइड में मोर स्टेबल फ्री रेडिकल हमको मिले, तो वो तो ये हो गया, यानी ब्रोमीन कहां अटैच हुआ, किनारे अटैच हुआ। अब 2b स्टेप की बात किया जाए, 2b स्टेप में आपका CH3 CH डॉट और आपका CH2Br, इसका रिएक्शन आप कराएंगे, दोबारा ये HBr से रिएक्शन करेगा, यहां बॉन्ड का होमोलिटिक क्लीवेज होगा, और आपकी जो यहाँ डॉट है इस पे अटैचमेंट किसका हो जाएगा, हाइड्रोजन का हो जाएगा, और Br डॉट खाली हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ जो रिएक्शन हुआ CH3 CH2, ठीक है, CH2Br और प्लस आपका Br डॉट खाली हो गया। समझ में आ रही बात? ये आपका कौन सा स्टेप हो गया, 2b स्टेप हो गया। फिर से ध्यान समझिएगा, यहां से Br डॉट आया, इनिशिएशन स्टेप में पेरोक्साइड्स का होमोलिटिक क्लीवेज हुआ, RO डॉट बना, RO डॉट ने HBr के साथ रिएक्शन करके Br डॉट जनरेट कर दिया, Br डॉट एल्कीन पे रिएक्शन करने आया, होमोलिटिक क्लीवेज हुआ, Br डॉट किनारे अटैच हो गया, या इस तरीके से अटैच हो गया कि राइट साइड में मोर स्टेबल फ्री रेडिकल हमको मिले, विच इज 2 डिग्री फ्री रेडिकल, तो ब्रोमीन को किनारे अटैच किया। अब ये जो R डॉट है या जो भी फ्री रेडिकल है वो किससे रिएक्शन करेगा, HBr का H ले लेगा और Br डॉट खाली हो जाएगा, Br डॉट फिर से फ्रेश एल्कीन पे रिएक्शन करेगा और साइक्लिक मैनर में रिएक्शन चलने लगेगा। समझ में आ रही बात? तो इसका मतलब ये आपको समझ में आ गया कि ये तो प्रोडक्ट क्या हुआ, ब्रोमीन किनारे लग गया, एंटी मार्कोनिकोव हो गया। तो फिर से समझिए एंटी मार्कोनिकोव एडिशन क्यों हुआ, क्योंकि ये मैकेनिज्म फ्री रेडिकल मैकेनिज्म था, और एल्कीन पे अटैक करने आया कौन, Br डॉट अटैक करने आया। जबकि वहां याद करिए जब आप नॉर्मल मैकेनिज्म HX का लिखते थे तो अटैक करने कौन आता था, H प्लस अटैक करने आता था, सच दैट मोर स्टेबल कार्बोकैटायन इज फाउंड एज इंटरमीडिएट, ठीक है, और उस मोर स्टेबल कार्बोकैटायन पे कौन अटैक करता था, आपका X माइनस अटैक करता था। जबकि यहाँ पहले Br डॉट अटैक किया, वो किनारे अटैच हो गया और बाद में यहाँ H जुड़ गया, ठीक है। तो क्योंकि मैकेनिज्म फ्री रेडिकल है इसीलिए हमको जो प्रोडक्ट मिला वो क्या मिला, एंटी मार्कोनिकोव का प्रोडक्ट मिला, ठीक है। अब यहां 2-3 बातें और समझने की है कि यहां अगर इस टाइप का मैकेनिज्म ऑपरेट करना, अब जैसे हम लोग ये समझें कि क्यों HBr की ही बार बार बात कर रहे हैं आप, ठीक है, HF HCl HI इनकी बात क्यों नहीं कर रहे हैं, केवल HBr की ही बात क्यों कर रहे हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि अगर आपको ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ऑपरेट कराना है तो इसकी एक कंडीशन भी है। कंडीशन ये है कि 2A 2B स्टेप का, प्रोपोगेशन के 2A 2B स्टेप का डेल्टा H इंडिविजुअली निगेटिव होना चाहिए। तो इसका डेल्टा H निगेटिव और इसका भी डेल्टा H निगेटिव होना चाहिए। समझ में आ रही बात? तो इसका मतलब कंडीशन क्या हो गई, फॉर HX टू शो पेरोक्साइड इफेक्ट डेल्टा H ऑफ बोथ द प्रोपोगेशन स्टेप शुड बी निगेटिव। तो इस बात को पहले हम लिख लें, लिख लेते हैं, फॉर HX टू शो पेरोक्साइड इफेक्ट डेल्टा H of both 2A and 2B should be negative. डेल्टा H ऑफ बोथ 2A and 2B शुड बी निगेटिव। इंडिविजुअली दोनों का डेल्टा H निगेटिव होना चाहिए, तभी यहां फ्री रेडिकल मैकेनिज्म और इस टाइप से हम लोग एडिशन की बात कर पाएंगे। समझ में आ रही बात? और वो संभव होता है सिर्फ HBr के साथ। अब बाकी सबके साथ समस्या क्या है इसको देखा जाए। अगर आप
HF की बात करें, HCl की बात करें, HBr की बात करें और HI की बात करें, ठीक है। और अगर हम यहाँ लिख दें डेल्टा, ठीक है, इसको हम H1 बोल दें और इसको H2 बोल दें, 2A स्टेप्स का H1 और 2B स्टेप का H2, तो डेल्टा H1 और यहाँ डेल्टा H2 की बात करें, ठीक है। तो अब HF और HCl के साथ समस्या क्या है कि HF और HCl में इनका बॉन्ड मजबूत होता है, जैसे जैसे नीचे जा रहा है बॉन्ड कमजोर होता जा रहा है। तो HF और HCl का बॉन्ड मजबूत है, तो जो आप 2B स्टेप में HX का बॉन्ड तोड़ रहे हैं, इसके लिए ज्यादा एनर्जी खर्चा हो जाएगी, ज्यादा एनर्जी लगेगी। तो ज्यादा एनर्जी अगर इधर लग गई तो ये स्टेप ओवरऑल क्या हो जाता है, इंडोथर्मिक स्टेप हो जाता है, एनर्जी देनी पड़ती है एक्स्ट्रा। आपको समझ में आ रही बात? तो अगेन हाँ, लेकिन एक बात और समझिए कि F डॉट और Cl डॉट की बात करें तो उनकी रिएक्टिविटी तो हाई होती है, तो इस स्टेप का डेल्टा H तो नेगेटिव हो जाता है, लेकिन इस स्टेप का डेल्टा H पॉजिटिव हो जाता है, ज्यादा एनर्जी खर्च हो जाती है बॉन्ड तोड़ने में। तो यानी इस स्टेप का डेल्टा H क्या होगा, यहाँ निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि F डॉट को रिएक्ट करना है, Cl डॉट को रिएक्ट करना है, यहाँ भी निगेटिव। लेकिन सेकेंड स्टेप का डेल्टा H पॉजिटिव हो जाता है, यहाँ भी पॉजिटिव हो जाता है। HBr की बात करें तो बॉन्ड भी होमोलिटिक टूट जाता है आसानी से, और Br डॉट की रिएक्टिविटी भी ठीक होती है। तो इसका मतलब इसमें दोनों ही स्टेप का डेल्टा H इंडिविजुअली आपको निगेटिव मिलता है। और HI की बात करें तो बॉन्ड तो होमोलिटिक क्लीवेज आसानी से कट जाएगा, इसका डेल्टा H निगेटिव होगा, लेकिन I डॉट की रिएक्टिविटी कम होती है, I डॉट रिएक्टिव नहीं होता है। तो I डॉट की रिएक्टिविटी कम हो गई, इसका मतलब इसमें आपको एक्स्ट्रा हीट देना पड़ेगा, इसका मतलब इसका डेल्टा H क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। समझ में आ रही बात? तो इसका मतलब इसमें फर्स्ट स्टेप का डेल्टा H पॉजिटिव हो जाता है, सेकंड स्टेप का आपका निगेटिव होता है। होमोलिटिक क्लीवेज आसानी से हो जाएगा, लेकिन I डॉट की रिएक्टिविटी नहीं है। तो इसका मतलब फाइनली अगर बात किया जाए तो परऑक्साइड इफेक्ट में सिर्फ HBr ही है जो दोनों स्टेप का डेल्टा H इंडिविजुअली निगेटिव रखता है। तो ओनली HBr शोज परऑक्साइड इफेक्ट। समझ में आ रही बात? बाकी किसी के साथ परऑक्साइड इफेक्ट आपको नहीं मिलता है। या यूं कहें कि HF, HCl, HBr के साथ आपने परऑक्साइड लिखा तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट समझ। अब एनसीईआरटी में इसी पॉइंट को लिखा है कि बॉन्ड बिटवीन HF एंड HCl इज स्ट्रॉन्ग, सो होमोलिटिक क्लीवेज इज डिफिकल्ट एंड रिएक्टिविटी ऑफ I डॉट इज वेरी लो, ठीक है। तो उसको भी लिख लेते हैं स्टेटमेंट। Bond between HF and HCl is strong, so homolytic cleavage is difficult. Homolytic cleavage is difficult and reactivity of I dot is very low. I dot is very low. So peroxide effect is shown only by HBr. So peroxide effect is shown only by HBr. ओनली बाई HBr। तो ये आपका फाइनल कंक्लूजन हुआ कि परऑक्साइड इफेक्ट इज शोन ओनली बाई HBr। अब इसको क्वेश्चन के थ्रू भी समझा जाए ताकि आप ये गलत ना करें। जैसे CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इसका रिएक्शन हमें HI से करा रहे हैं और यहां बड़ा बड़ा परऑक्साइड लिखा हुआ है, परऑक्साइड।
R2O2। इसका रिएक्शन आप HBr से करा रहे हैं इन एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड, पेरोक्साइड नहीं है। और तीसरा रिएक्शन है इसका रिएक्शन आप HBr से करा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। ठीक है, तो यहां समझा जाए कि प्रोडक्ट आप क्या बनाने जा रहे हैं। जैसे यहां समझे कि पेरोक्साइड लिखने से अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि HI फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से रिएक्शन करने वाला नहीं। समझ में आ रही बात? तो पेरोक्साइड लिखिए मत लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये अपना नॉर्मल रिएक्शन करेगा। और इसका नॉर्मल रिएक्शन क्या है? नॉर्मल रिएक्शन ये है कि H प्लस प्लस I माइनस में टूटेगा और H प्लस अटैक कहाँ करेगा? यहाँ अटैक करेगा, बॉन्ड इधर टूटेगा और I माइनस यहाँ अटैच हो जाएगा। तो आपका प्रोडक्ट बन जाएगा CH3CH, यहाँ आयोडीन और यहाँ क्या हो गया CH3। मार्कोनिकोव का प्रोडक्ट बनेगा आपको। फिर से यहाँ बहुत लोग गलती क्या करते हैं कि HI लिखा हुआ है, पेरोक्साइड लिखा हुआ है, तो ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से रिएक्शन नहीं करेगा, तो लिख देते हैं नो रिएक्शन। समझ में आ रही बात? तो यहां आप क्या लिख देते हैं? जनरली नो रिएक्शन का ऑप्शन होता है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। नो रिएक्शन तो ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से रिएक्शन नहीं करेगा। ठीक है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म यहां अलाउड नहीं है। हाँ, लेकिन रिएक्शन तो करेगा अपने नॉर्मल मैकेनिज्म से। H प्लस X माइनस में टूटेगा और H प्लस जाके अटैच होगा, मार्कोनिकोव का प्रोडक्ट देगा, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनेगा। समझ में आ रही बात? तो नो रिएक्शन नहीं लिखना है, रिएक्शन होगा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, यहां देखा जाए, अब यहां भी नॉर्मल रिएक्शन होगा। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन होगा तो आपका क्या है, ये टूटेगा H प्लस प्लस Br माइनस में और अटैक इलेक्ट्रोफाइल का होगा, फिर आपका Br माइनस आएगा, तो आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा CH3CH। तो यहां भी आपका मार्कोनिकोव प्रोडक्ट बन जाएगा। अब यहां देखिए HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, अब ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, Br डॉट अटैक करेगा यहां, फिर यहां H आ जाएगा। ठीक है, तो यहां आपका प्रोडक्ट क्या हो गया CH3CH2 CH2Br। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से आप इसको कंक्लूड करिएगा कि यहाँ HCl पेरोक्साइड लिखा हुआ है, HI पेरोक्साइड लिखा हुआ है, तो पहली बात तो आप एंटी मार्कोनिकोव एडिशन नहीं कराएंगे, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म नहीं फॉलो करने लगेंगे। और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म नहीं हो रहा है इसका ये मतलब नहीं होगा कि रिएक्शन ही नहीं हो रहा है, रिएक्शन तो होगा, नॉर्मल जो रिएक्शन आप लिखते हैं वही कराएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको कंक्लूड करेगा चीजों को। तीसरा रिएक्शन हम लोग लिखते हैं, या दूसरा रिएक्शन हम लोग का हुआ, दूसरा रिएक्शन हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन H प्लस ऑब्लिक H2O। अगर ऐसा लिखा रहेगा, हाइड्रेशन मतलब वाटर के दोनों कंपोनेंट एल्कीन पे ऐड करने हैं, H और OH। ठीक है, तो एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। CH3CH डबल बॉन्ड CH2, अनसिमेट्रिकल एल्कीन लिया। अब एरो पे क्या लिखा रहेगा देखा जाए, एरो पे या तो लिखा रहेगा H प्लस ऑब्लिक H2O, ठीक है, या इसी को कंबाइन करके H3O प्लस लिख देगा, या लिखा रहेगा डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट H2SO4। डाइल्यूट H2SO4 मतलब ये थोड़ा सा H प्लस प्रोवाइड करेगा और वाटर एज अ सॉल्वेंट लार्ज कंसंट्रेशन में। ठीक है, तो H प्लस ऑब्लिक H2O लिखे या H3O प्लस लिखे या डाइल्यूट H2SO4 लिखे, तो फिर से वही पहला काम क्या करना है कि भाई ये आपका अटैक करेगा, बॉन्ड आपका ब्रेक करेगा। इधर क्यों ब्रेक कर रहे हैं? क्योंकि हमको यहाँ पॉजिटिव चार्ज चाहिए, ये अटैच कर जाएगा इससे, तो हम बॉन्ड को ब्रेक करेंगे और मोर स्टेबल कार्बोकैटायन को बना देंगे। ये आपका बन गया 2 डिग्री कार्बोकैटायन। क्या अपोजिट ब्रेक किया जाए? नहीं, अपोजिट नहीं ब्रेक करेंगे, लेस स्टेबल कार्बोकैटायन नहीं बना जाएगा, मोर स्टेबल कार्बोकैटायन। फिर इस कार्बोकैटायन पे न्यूक्लियोफाइल के रूप में H2O आएगा। ठीक है, ये आपका क्या है? न्यूक्लियोफाइल। और न्यूक्लियोफाइल के रूप में ये इस पे अटैक करेगा
तो आपका स्ट्रक्चर क्या बन गया, CH3 CH OH H और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ क्या हो गया, CH3 हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ चुका है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और भी बढ़ गई है, तो ये बॉन्ड तुरंत यहाँ से तोड़ लेगा। समझ में आ रही बात, और ये H+ के रूप में यहाँ से निकल जाएगा और ये न्यूट्रल हो जाएगा। यानी फाइनली क्या हो गया, -H+ कर लिया आपने और फाइनल स्ट्रक्चर आपका बन गया CH3 CH OH और यहाँ क्या हो गया, CH3। यानी फाइनली हमारा H यहाँ लगा है और OH यहाँ लगा है, H यहाँ लगा है, OH यहाँ लगा है। तो ये भी क्या है, मार्कोनी को एडिशन हुआ। ठीक है, निगेटिव पार्ट आप क्या मानेंगे यहाँ, OH-। ठीक है, तो निगेटिव पार्ट जो है वो मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड पे लगा है। समझ में आ रही बात। तो ये बेसिकली क्या हो गया, मार्कोनी को एडिशन ऑफ H एंड OH। मार्कोनी को एडिशन ऑफ H एंड OH। ठीक है, इसमें इतना ही बस हम लोगों को भी समझा जाएगा, नाम का मतलब समझ लिया जाए। हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन मतलब एल्कीन पे वाटर के दोनों कंपोनेंट ऐड होंगे, H एंड OH। दूसरी बात यह है कि भाई कैसे कराया जाता है, एरो पे क्या लिखा रहेगा, तो एरो पे डाइल्यूट H3O+ लिखा रहेगा, H3O+ लिखा रहेगा या डाइल्यूट H2SO4 लिखा रहेगा या H+/H2O लिखा रहेगा। समझ में आ रही बात। तो आप पहले अटैक किसका कराएंगे, H+ आएगा, सच दैट मोर स्टेबल कार्बोकैटायन। ये वही बात है जो HX के साथ डिस्कस किया था, और जहां मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा उस पर आप H2O को अटैक करा देंगे एज अ न्यूक्लियोफाइल। ऐसा सिचुएशन बनेगा और यहाँ से आप इसको इधर तोड़ लेंगे। क्यों तोड़ लेंगे, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज्यादा हो चुका है, मॉलिक्यूल न्यूट्रल होना चाहता है। तो ये बॉन्ड किसकी तरफ टूट जाएगा, ऑक्सीजन की तरफ। ये न्यूट्रल हो गया और H+ यहाँ से आपने निकाल दिया। समझ में आ रही बात। तो ये आपका फाइनली क्या हो गया, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन हो गया। तीसरा पॉइंट आपका एडिशन ऑफ X2। X2 मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, Br2 की बात कर रहे हैं, Cl2 की बात कर रहे हैं, I2 की बात कर रहे हैं। ठीक है, इस टाइप से हम डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, X2 का रिएक्शन ऑन एल्कीन। तो फिर से एक एग्जांपल से समझा जाए। अब इसमें भी बहुत देखिए बेसिक बात हम समझाएंगे। ठीक है, बहुत डिटेल में हम लोग 12th में देखा जाएगा, और भी चीजें जान जाएंगे तो सुविधा होगी। ठीक है, बस रिएक्शन का मतलब प्रोडक्ट कैसे बनाना है, बस इतना ही। ठीक है, इस पे अगर Br2 का रिएक्शन कराया जाए, ठीक है, Br2 का रिएक्शन कराया जाए तो Br2 बेसिकली इलेक्ट्रोफाइल होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल में डिस्कस भी किया था, और ये आपका क्या है भाई, न्यूक्लियोफाइल। Br2 का रिएक्शन करा रहे हैं तो यहां आपका सॉल्वेंट के रूप में CCl4 लिखा रहता है या CS2 लिखा रहता है। तो ये बेसिकली नॉन पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, तो Br2 का रिएक्शन कराया, जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो कुछ इस प्रकार से CH3CH, यहां ब्रोमीन ऐसे जोड़ दिया और यहां CH2 ब्रोमीन ऐसे जोड़ दिया। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, एक ब्रोमीन, दोनों ब्रोमीन का डायरेक्शन हमने क्या रखा, अपोजिट दिखाने की कोशिश की है। इसका मतलब कि यहां जो रिएक्शन हो रहा है वो क्या हो रहा है, एंटी मार्कोनी को नहीं, यहां जो एडिशन हो रहा है वो एंटी एडिशन हो रहा है। जैसे एक आपको डिफाइन किया था सिन एडिशन, दूसरा क्या होता है एंटी एडिशन। दोनों हाइड्रोजन अपोजिट डायरेक्शन में दिखाए हैं, तो इसका मतलब एंटी एडिशन ऑफ 2 ब्रोमीन अक्रॉस द पाई बॉन्ड, एंटी एडिशन ऑफ 2 Br across pi bond, एंटी एडिशन ऑफ 2 Br across pi bond, 2 ब्रोमीन का ठीक है, यहां से लिख लिया जाए फिर से, एंटी एडिशन
एंटी एडिशन बस लिख लिया जाए, एंटी एडिशन हो रहा है, ठीक है, दोनों ब्रोमीन का क्या हो रहा है, एंटी एडिशन अक्रॉस द पाई बॉन्ड, ठीक है। तो अब अच्छा और इसकी प्रॉपर्टी समझा जाए, अभी मैकेनिज्म के बिना थोड़ा सा और प्रॉपर्टी समझा जाए। Br2 इलेक्ट्रोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल हो गया, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट लिया जाता है, दोनों ब्रोमीन एंटी एडिशन किए हैं, जैसे Cl2 लेते तो Cl को एंटी कर देते, समझ में आ रही बात, तो एंटी एडिशन हुआ है। दूसरी बात, जो ब्रोमीन का कलर होता है, Br2 का कलर ये रेडिश ब्राउन कलर होता है, रेडिश ब्राउन कलर होता है, ठीक है। और जब रिएक्शन हो जाता है, ब्रोमीन ब्रोमीन का बॉन्ड टूट जाता है, तो जो प्रोडक्ट बनता है वो कलरलेस बनता है, कलरलेस बनता है। इसका मतलब कि ये टेस्ट रिएक्शन हो जाता है अनसैचुरेशन का, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो चाहे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो, अगर उस पर Br2 ने रिएक्शन किया, समझ में, या Br2 का एडिशन कराया आपने, तो Br का बॉन्ड टूट जाता है, तो डीकलराइज हो जाता है, समझ में आ रही बात। तो अगर कहीं लिखा है कि रेडिश ब्राउन कलर ऑफ Br2 इज डीकलराइज ड्यूरिंग द रिएक्शन, मतलब किसकी बात चर्चा हो रही है, एल्कीन या एल्काइन, कार्बन कार्बन के पाई बॉन्ड की कहीं ना कहीं चर्चा हो रही है, समझ में आ रही बात। जैसे फिर से समझिए कि अगर हम बोलें कि भाई हमारे पास एक कंपाउंड C5H10 का है, अ कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H10, इट डीकलराइजेज रेडिश ब्राउन कलर ऑफ Br2, तो C5H10 से तो आप साइकिल भी बना सकते हैं, DB1 होता है, जैसे साइक्लोपेंटेन बना दिया, लेकिन साइक्लोपेंटेन में तो पाई बॉन्ड है नहीं, तो ये तो डीकलराइज करेगा नहीं Br2 के कलर को, समझ में आ रही बात, रिएक्शन ही नहीं करेगा। तो इसका मतलब आपको बनाना क्या है, बेसिकली एल्कीन की पॉसिबिलिटी की तरफ आपको बढ़ना है, समझ में आ रही बात। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर की तरफ नहीं बढ़ेंगे, तो आगे चल के इस टाइप से क्वेश्चंस किए जाएंगे। तो ये टेस्ट रिएक्शन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, तो लिख लेते हैं यूज्ड एज, लिख लेते हैं ऐसे, रेडिश ब्राउन कलर ऑफ, रेडिश ब्राउन कलर ऑफ Br2 is decolorized reddish brown color of Br2 is decolorized during the reaction, so used as test reaction of unsaturation, test reaction of अनसैचुरेशन, अनसैचुरेशन के टेस्ट रिएक्शन के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, समझ मेरी बात। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो जाता है। तो एंटी एडिशन ऑफ 2 ब्रोमीन, रेडिश ब्राउन कलर ऑफ Br2 इज डीकलराइज्ड, अब यहां थोड़ा सा मैकेनिज्म समझाने की कोशिश करें, अगेन जितना समझ में आए उतना बढ़िया है, ठीक है, नहीं भी समझ में आए तो बाद में इसको और डिटेल में हम लोग समझेंगे ही, ठीक है। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, Br2 इसको अप्रोच करता है, दिस इज इलेक्ट्रोफाइल, Br2 अप्रोच करता है तो कुछ ऐसी सिचुएशन बनती है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। ये आपका स्ट्रक्चर हो गया, Br2 इसको अप्रोच करने जा रहा है। तो ब्रोमीन की अगर बात करें, तो ब्रोमीन को अगर हम ऐसे बनाएं, तो ब्रोमीन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड बेसिकली क्या होता है, सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, ठीक है। ब्रोमीन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या है, सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। ये इस प्रकार से अगर सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनाए तो दिस इज अ सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड। लेकिन जब ये ब्रोमीन पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के नजदीक पहुंचता है तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, रिपल्शन होता है। तो रिपल्शन के कारण ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये दूर भाग जाती है थोड़ी, तो रिलेटिवली यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई और यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई, घट गई, समझ में आ रही बात। तो जहां घट गई वो रिलेटिवली क्या हो गया, डेल्टा प्लस हो गया, और जहां बढ़ गई वो रिलेटिवली डेल्टा माइनस हो गया, और इसी को क्या बोल रहे हैं हम लोग, इंड्यूस डाइपोल बोल रहे हैं। इसमें इंड्यूस डाइपोल प्रोड्यूस हो गया, एक डेल्टा प्लस सेंटर और दूसरा डेल्टा माइनस, ठीक है। तो अगर इसको हम हटाएं तो आपका फाइनली ब्रोमीन ब्रोमीन को हम ऐसे लिखेंगे, और यहाँ डेल्टा प्लस और यहाँ डेल्टा माइनस, इंड्यूस डाइपोल प्रोड्यूस हो गया। तो जो डेल्टा प्लस वाला सेंटर है वो क्या हो गया,
इलेक्ट्रोफाइल हो गया। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हमको मिल गया जो अटैक करने वाला है एल्कीन पे। तो ये अब इसको अप्रोच करने जा रहा है। अब होगा क्या, ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा, पाई बॉन्ड इधर टूट गया, तो यहां कौन सी डेंसिटी आने लगी, निगेटिव चार्ज डेंसिटी। ठीक है, कार्बन पे निगेटिव चार्ज डेंसिटी आने लगी, तो कार्बन ने अप्रोच किया किसको, ब्रोमीन को। ठीक है, कार्बन ने फाइनली ब्रोमीन को अप्रोच कर दिया। ठीक है, ब्रोमीन को अप्रोच कर दिया तो कार्बन और ब्रोमीन का क्या होने लगेगा, बॉन्ड बनने लगेगा। कार्बन ब्रोमीन का बॉन्ड बनने लगेगा तो ये बॉन्ड अब टूट जाएगा, ये ऐसे टूट गया। तो समझ में आ रहा है क्या बात बोल रहे हैं, ये इधर टूटा, इस पे नेगेटिव चार्ज डेंसिटी आने लगेगी, इसने इस डेल्टा प्लस को अप्रोच किया और इसके बीच बॉन्ड बनने लगेगा, तो धीरे धीरे ये पूरा टूट जाएगा। अगर इन बिटवीन जो बना है उसको हम समझाएं आपको, तो आप ऐसा सोच सकते हैं, ये बॉन्ड उधर टूटा, यहां निगेटिव आ गया, यहां पॉजिटिव आ गया, और ब्रोमीन को भी आपने तोड़ दिया, Br प्लस Br माइनस, ऐसा समझिए, Br प्लस हो गया और Br माइनस हो गया, और प्लस माइनस का हमने यहाँ बॉन्ड बना दिया, दोनों क्या हो गए, न्यूट्रल हो गए। ठीक है, अगेन ये समझाने का बहुत बढ़िया तरीका नहीं हुआ, फिर से इसको देखिए, CH3CH, आप वो बॉन्ड उधर तोड़ दिए तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, उस कार्बन पे क्या आ गया था, निगेटिव चार्ज आ गया था, यहाँ निगेटिव चार्ज आ गया था, और ये इधर टूट गया तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस प्लस और इस माइनस के बीच आपने बॉन्ड बना दिया, तो कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई। समझ में आ रही बात, ऐसा सिचुएशन हो गया, समझ में आ रही बात। और Br माइनस निकल चुका है तो ब्रोमीन इससे जुड़ गया। अब होता क्या है कि अब यहां ब्रोमीन क्या करता है, ब्रोमीन के पास लोन पेयर अभी भी है, तो ब्रोमीन के लोन पेयर क्या करते हैं, यहां वैकेंट ऑर्बिटल है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके साथ इंटरेक्शन डेवलप शुरू करते हैं या इसके साथ बॉन्ड बनाना शुरू कर देते हैं। तो ब्रोमीन के लोन पेयर अब इसके साथ बॉन्ड बनाना शुरू कर देते हैं। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो आपका जो सिचुएशन होगा वो एक साथ होता है, तो एक साथ होता है इसका मतलब ये इसके साथ बॉन्ड बनाए, ये टूट गया, और टूटने के बाद इसके जो लोन पेयर्स हैं ये इसके साथ यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज आएगा उसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन शुरू कर देते हैं। ये आपकी एग्जैक्ट सिचुएशन होती है। ठीक है, तो जो ये सबके बाद बनेगा, ठीक है, ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। ठीक है, तो जो इनके बाद बनता है, जैसे इसको फिर से समझिए, इसने इसके साथ इंटरेक्ट किया तो बॉन्ड बना दीजिए, तो बॉन्ड बना देंगे तो चार्ज का क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा इसमें। अब कोई कहे सर ब्रोमीन 2 बॉन्ड बनाया, बना सकता है, बिल्कुल ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है, कोवेलेंसी तो अपनी बढ़ा ही सकता है। समझ में आ रही बात। तो इसका मतलब ब्रोमीन के आउटर मोस्ट में यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन, हालांकि अपना ऑक्टेट स्पेंड भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसने अपने लोन पेयर के साथ इसके वैकेंट ऑर्बिटल के साथ इंटरेक्शन करके क्या कर दिया, बॉन्ड फॉर्मेशन कर दिया। ठीक है, तो इस टाइप की सिचुएशन हो गई। तो अगर हम इसको दिखाएं, क्योंकि ये प्रोसेस अब एक साथ होता है इसलिए इंडिविजुअल स्टेप्स में लिखने का कोई बहुत मतलब नहीं है। तो फाइनली जो बना उसको हम अगर दिखाएं तो CH3CH, यहाँ आपका CH2 हो गया, यहाँ आपका ब्रोमीन हो गया, यहाँ पॉजिटिव हो गया, और ऐसा सिचुएशन हो गया। ठीक है, और ठीक है, ये सिचुएशन समझ में आ गया आपको, ये आपका स्ट्रक्चर बन गया। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं साइक्लिक हेलोनियम आयन। साइक्लिक हेलोनियम आयन, ये यहां का क्या होता है, इंटरमीडिएट होता है। दिस इज द इंटरमीडिएट। ठीक है, जहां तक समझ में आया वहां तक इसको समझिए भाई। ठीक है, तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में साइक्लिक हेलोनियम आयन बनता है। आप ऐसे समझिए कि भाई ये आपका क्या है, ये कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड है, ब्रोमीन यहां आ चुका है, ब्रोमीन ने इसके साथ भी बॉन्ड बनाया है, इसके साथ भी बॉन्ड बनाया है, और खुद में क्या रखा है, पॉजिटिव चार्ज रखा है। समझ में आ रही बात। अब और ये सिस्टम क्या होता है, अनस्टेबल होता है। फिर से समझिए कि यहां बॉन्ड्स की अगर बात करें तो ब्रोमीन एक बॉन्ड इधर बना रहा है, और ब्रोमीन क्या कर रहा है, एक बॉन्ड आपका इसके साथ बना रहा है। ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो साइक्लिक हेलोनियम आयन नाम दे दिया। ब्रोमीन दोनों के साथ इंटरेक्शन करके बॉन्ड बनाया, दोनों साइड से बॉन्ड बनाया हुआ है। ठीक है, तो इसको साइक्लिक हेलोनियम आयन बोला जाता है। अब जो Br माइनस एज अ न्यूक्लियोफाइल, तो ये अनस्टेबल होता है, ये अब टूटेगा, तो Br माइनस एज अ न्यूक्लियोफाइल आता है। अच्छा, ये जो बॉन्ड टूटना है, ये बॉन्ड किधर टूटता है, बॉन्ड तो ब्रोमीन की तरफ ही टूटेगा, चाहे ये बॉन्ड टूट जाएगा चाहे ये वाला टूट जाएगा। कौन सा टूटता है, तो इस बात को आपको याद रखना पड़ेगा कि ब्रोमीन मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड पे अटैक करता है। ठीक है, तो ब्रोमीन मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड पे अटैक करता है और बॉन्ड आपका इधर टूटता है। तो इस पॉइंट को अभी याद कर लीजिए, बाद में इसको डिटेल करेंगे। तो न्यूक्लियोफाइल ने अटैक कहां किया, अटैक्स एट
अटैक्स एट मोर सब्स्टिट्यूटेड साइट, मोर सब्स्टिट्यूटेड साइट, ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड साइट मतलब जहां हाइड्रोजन की संख्या क्या है, कम है, यहां ज्यादा सब्स्टिट्यूशन है, यहां क्या है, कम सब्स्टिट्यूशन है। तो Br माइनस अटैक कहां करता है, मोर सब्स्टिट्यूटेड साइट पे, और ये वाला बॉन्ड ब्रोमीन की तरफ टूट जाएगा। ठीक है, तो एक बार फिर से इस प्रोसेस को समझा दें। Br2 एज एन इलेक्ट्रोफाइल अप्रोच किया, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के पास आया, इसमें इंड्यूस्ड डाइपोल प्रोड्यूस हो गया, डेल्टा प्लस सेंटर, डेल्टा प्लस के इन्फ्लुएंस में ये बॉन्ड हेटेरोलिटिक क्लीवेज करेगा, यहाँ निगेटिव आएगा, इसने इसके साथ बॉन्ड बनाना शुरू किया, बॉन्ड बनने का प्रोसेस शुरू होते ही हेटेरोलिटिक क्लीवेज पूरा कर जाएगा, यहाँ से Br माइनस निकल जाएगा, और ये बॉन्ड बनने के बाद यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो इसके लोन पेयर्स इस पॉजिटिव चार्ज के साथ इंटरेक्ट करके एक और बॉन्ड बना देते हैं, तो अनस्टेबल साइक्लिक हेलोनियम आयन इंटरमीडिएट बनता है। फिर जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करता है, कहाँ अटैक करता है, मोर सब्स्टिट्यूटेड साइट पे अटैक करता है। और सबसे बड़ी बात कि बैक साइड अप्रोच इसको कहा जाता है। बैक साइड अप्रोच इसका मतलब ऐसे समझने की कोशिश करिए, ठीक है, यहां समझिए, ठीक है, यहां आपका ब्रोमीन है, ब्रोमीन ने दोनों के साथ इंटरेक्शन किया हुआ है, दोनों के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, तो अब जो Br माइनस आएगा इधर से नहीं आ सकता, क्योंकि इधर क्या होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, रिपल्शन होगा। ब्रोमीन कहां आएगा, इधर से आएगा, एकदम अपोजिट साइड से आएगा। समझ में आ रही बात? तो फिर से समझिए कि यहां आपका क्या है, ठीक है, यहां आपका क्या है, एक साइकिल जैसा स्ट्रक्चर बन चुका है। ठीक है, ये आपका साइकिल जैसा स्ट्रक्चर बन चुका है, ब्रोमीन ने दोनों कार्बन के साथ क्या हुआ है, इंटरेक्शन डेवलप किया हुआ है। समझ में आ रही बात? ये ऐसा। तो अब जो Br माइनस आएगा वो नीचे से नहीं आ पाएगा, नीचे से जगह नहीं अटैक करने की, अटैक कहां से करेगा, ऊपर से अटैक करेगा। ठीक है, तो ऊपर से ऐसे अटैक कर रहा है मान लीजिए इस कार्बन पे, और धीरे धीरे ये वाला बॉन्ड क्या हो गया, टूट गया। ठीक है, तो इसको बस सिंपली समझिएगा ऐसे कि ब्रोमीन ने दोनों के साथ इंटरेक्शन नीचे से डेवलप किया हुआ है, साइक्लिक स्ट्रक्चर नीचे से बनाया हुआ है, तो जो Br माइनस आएगा ऊपर से आएगा, अपोजिट डायरेक्शन से आएगा, और ये वाला बॉन्ड धीरे धीरे टूट जाएगा। यहां से देखिए ये वाला बॉन्ड धीरे धीरे टूट जाएगा, और इसके अपोजिट डायरेक्शन से ये आ रहा है, नीचे से नहीं आएगा। समझ में आ रही बात? और इसी कारण से जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनता है उसमें एंटी एडिशन की बात की जाती है, दोनों ब्रोमीन अपोजिट डायरेक्शन में लग जाते हैं। तो आपका प्रोडक्ट क्या बन गया, CH3 CH, ब्रोमीन यहां हो गया, और यहां CH2Br यहां हो गया, एंटी एडिशन ऑफ 2 ब्रोमीन अक्रॉस द पाई बॉन्ड। समझ में आ गई बात? तो ब्रोमीन का अप्रोच किस प्रकार से हुआ था ये हमने बताया आपको, साइक्लिक हेलोनियम आयन बन गया, एक साइड से साइकिल बनने से एक साइड से पोजीशन लॉक हो गई। अब जो Br माइनस आएगा उसी साइड से नहीं आ सकता, अपोजिट डायरेक्शन से आता है, और इसका बॉन्ड ब्रोमीन का टूट जाता है, कार्बन ब्रोमीन का टुवर्ड द ब्रोमीन, तो फाइनली एक ब्रोमीन ऐसे और एक ब्रोमीन ऐसे, तो एंटी एडिशन की प्रॉपर्टी हमने एक्सप्लेन की। तो मैकेनिज्म लिखने का मकसद यही था कि एंटी एडिशन की प्रॉपर्टी एक्सप्लेन हो जाए। अब इसमें जितना आप समझे उतना ठीक है, ठीक है, क्योंकि मैकेनिज्म हम लोग को आगे चल के और डिटेलिंग करनी है। ठीक है, मेरे ख्याल से इसमें बहुत दिक्कत नहीं है समझने में, क्योंकि सिन एडिशन जब समझ में आया तो एंटी एडिशन भी समझ में आना चाहिए। अब ये साइक्लिक हेलोनियम आयन अनस्टेबल है, ठीक है, इसकी बात करेंगे आगे चल के, और भी चीजें इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे आगे चल के। तो फिलहाल आप इस तरीके से इसको दिमाग में बैठा लीजिए। चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं समराइज किया जाए। ठीक है, अब 2-3 रिएक्शन और बचे हुए हैं, वो जो नोलिसिस बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन एल्कीन का बचा हुआ है, तो नेक्स्ट क्लास में उसको कर लेंगे, और एल्कीन भी नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। एल्कीन में बहुत विशेष रिएक्शंस नहीं है, ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में काफ़ी कुछ हम लोग समराइज कर लिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।